देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर बनने जा रहा है। जैन हिंदुस्तान आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान और बीकानेर के लिए गौरव का विषय है। जल्द ही सोशल साइट्स के बाद, अखबार के बाद आपके लिए सैटेलाइट चैनल के रूप में जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं। खबरों का जखीरा आपके लिए, जुड़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। खबरों का धमाका, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की खबरें सैटेलाइट चैनल के माध्यम से जल्द ही शुरू कर रहे हैं आपके लिए जैन हिंदुस्तान। नमस्कार, रूबरू कार्यक्रम के तहत आज हम आए हैं एक ऐसी प्रोफाइल के पास जो बीकानेर की जानी मानी हस्ती है, और शायद बीकानेर का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिसमें आप परिचित नहीं होंगे। आप एक बड़ी प्रोफाइल है, समाज सेवा के क्षेत्र में आपने कई अवार्ड्स जो है वो हासिल किए हैं। और एक बात करते हैं नरेश जी से कि नरेश जी को आज एक बड़ी जिम्मेवारी जैन हिंदुस्तान के द्वारा दी गई है। संरक्षक जो है वो इस चैनल के आपको बनाए गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं जैन हिंदुस्तान के प्रोपराइटर, मालिक और बड़े भाई वीरेंद्र जी अबानी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इसके लायक समझा। और आज का हमारा रिश्ता नहीं है समाज सेवा के क्षेत्र में, मैं भी पुराना नहीं हूं और वो भी पुराने नहीं है, पुराने साथी हैं मेरे, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि समाज सेवा से जुड़ना और सामाजिक काम करना दोनों में फर्क है। सामाजिक काम करने के लिए समय की प्रमुखता से आदमी को समय देना पड़ता है, और वो समय मैं देता हूं। और जैसे समाज की बात करें, जैन समाज की बात करें या वैश्य समाज की बात करें, तो उसमें मैं कहीं फर्क नहीं समझता। वैश्य समाज भी एक है, जैन समाज भी एक है, अग्रवाल समाज भी एक है, महेश्वरी समाज भी एक है। तो मेरे को अगर जैसे कोई सेवा के क्षेत्र में मुझे याद करता है तो मैं स्वयं अपने आप को और मेरी टीम को हाजिर रखता हूँ। और समाज सेवा का जहां तक क्षेत्र है, हम बातचीत भी करेंगे और चलते चलते बात करेंगे नरेश जी से। कैमरामैन जी से चाहूंगा कि जो हम बातचीत करें उनके साथ साथ यह जो एक पिक्चर उभर के आ रही है, मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं यह कोई जो है एक शॉप नहीं है, नरेश जी के अवार्ड्स है। नरेश जी कोई समाज सेवा का यह एक बड़ा जो प्रोफाइल है वो कहीं न कहीं नजर आ रहा है। नरेश जी, इतनी बड़ी संख्या में अवार्ड्स और जो आपको यह जो मोमेंटोस मिले हैं, क्या कहा जा सकता है? हम हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहेंगे कि एक छोटे शोरूम में जाए तो भी इतना जो है सम्मान हमें नहीं मिल सकता। वो सम्मान आपको बीकानेर और अन्य क्षेत्रों में, पूरे भारत के अलावा विदेशों में भी आपने समाज सेवा के अवार्ड हासिल किए हैं। कौन कौन से ऐसे प्रमुख अवार्ड्स है जो आपको अभी तक याद रही? याद जैसे दुबई, नेपाल, इंडोनेशिया, चाइना, रशिया, जर्मनी और यहाँ तक के दिल्ली, हिंदुस्तान में दिल्ली, देहरादून, जलगांव और अपने बॉम्बे, पूना, ठाणे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये तो मुझे मेरी समाज सेवा के क्षेत्र के लिए याद किया जाता है। और समाज सेवा का क्षेत्र बहुत बड़ा है, किसी भी क्षेत्र में हम समाज सेवा कर सकते हैं। वैसे मेरी रुचि प्लांटेशन में है। प्लांटेशन का मतलब ये नहीं कि हम धरती को बंजर छोड़ें, धरती को सूखा छोड़ें। जहाँ नहीं है वहाँ अगर हमें और हमारी संस्था और हमारे साथियों को याद किया जाता है तो हम 24 घंटे अवेलेबल है। एक नंबर होगा तो आज तक जो आपने प्लांट्स लगाए हैं, पौधारोपण किए हैं, तो एक नंबर्स फिगर शायद आपको याद? वो याद तो नहीं है, मगर मैं हर समय यही सोचता हूँ कि मैं आज कुछ नया करूँ, नए प्लांटेशन करूँ। प्लांटेशन मेरा शौक है, मेरी हॉबी है।
प्लांटेशन के बारे में तो क्या कहूँ भी, लगभग 1.25 लाख से ज्यादा का संरक्षण पेड़ों का मेरे द्वारा किया जा रहा है, जो कि राजस्थान के क्षेत्र में है। जहां तक मेरी पहुंच है वहां तक मैं उनको, कहीं न कहीं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम का लगाए, तो क्या आप भी कोई ऐसा मुहिम चला रहे हैं, क्या मुहिम चलाना चाहते हैं? मेरा तो सपना यही है कि हिंदुस्तान की प्रत्येक माँ मेरी माँ है, मैं उनके नाम से पेड़ लगाऊं, मगर ये संभव नहीं है। कोशिश यही रहेगी भी ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें और एक माँ के नाम एक पेड़ को, मोदी जी के सपने को साकार करें। प्लांटेशन के अलावा हम ये जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा कुछ सामाजिक क्षेत्रों में भवनों का निर्माण, कुछ और जो गतिविधियां हैं वो भी। देखो, वो समाज का क्षेत्र है, वो सीमित दायरा होता है। भवन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका रख रखाव करना बहुत बड़ा काम है। अब हमारे बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह जी ने इतना बड़ा काम किया, बीकानेर की जनता के लिए किया। हम तो एक अंश मात्र भी काम करें तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होगी। उस काम को मैं उम्र भर तक जारी रखूंगा। जैसा सहयोग दिया, प्रकृति ने दिया, समय ने दिया, स्वास्थ्य ने साथ दिया, तो मैं जरूर करूंगा। और राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने एक जिम्मेवारी आपको बीकानेर की यूनिवर्सिटी में सदस्य के रूप में दी है, तो क्या प्लान लेके चल रहे हैं? शायद आज वहाँ मीटिंग्स भी है आपकी, तो आप दिमाग में क्या चल रहा है, क्या प्लान लेके चल रहे हैं? गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का सुधार हो, उद्धार हो, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और माननीय राज्यपाल महोदय ने बीकानेर के 3 सदस्यों को ये जिम्मेवारी दी है, उन्होंने उचित समझा है तो जिम्मेवारी दी है। और हम यूनिवर्सिटी के उद्धार के लिए काम कर रहे हैं, ना कि किसी शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ावा मिले और ज्यादा से ज्यादा शिक्षार्थियों को शिक्षा का लाभ मिले, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। नई फैकल्टियां जो है वो बीकानेर विश्वविद्यालय में आनी चाहिए, और जिससे बीकानेर का विकास हो, बीकानेर के पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य उज्जवल हो। इस और क्या नए प्रयास है? देखो, वैसे तो यूनिवर्सिटी का कार्यभार राज्यपाल महोदय कुलपति के पास होता है। यहाँ वाइस चांसलर साहब हैं, वो भी पूरा प्रयासरत हैं, उनके पास भी कार्यभार है, तो वो भी अपना जी जान लगा के यूनिवर्सिटी को राजस्थान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो उनकी टीम में हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। आज नहीं तो कल हमारी यूनिवर्सिटी राजस्थान में नंबर 1 होगी। नया कोई सुझाव जो दिमाग में चल रहा है आपके, या कोई नया प्रस्ताव आया है यूनिवर्सिटी में जो कार्य कर्मचारी है उनके द्वारा, कोई कमियां हैं वहां की, वो उसको सुधारने की आवश्यकता है? देखो, आज मीटिंग में जाना है और मीटिंग के अंदर क्या प्रस्ताव आते हैं और उन प्रस्तावों को लाभान्वित व्यक्तियों को, शिक्षार्थियों को लाभ मिले, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। राजस्थान और बीकानेर की ऐसे कौन से क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, शायद लगभग सभी जो बीकानेर के क्षेत्र है उसमें आप शायद जुड़े होंगे, लगभग कितनी संस्थाओं में अभी आप कार्यरत हैं? मैं अभी करीब 32 संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, जिसका अध्यक्ष का कार्यभार मेरे पास है। 32 संस्थाओं का तो मेरे को याद है, बाकी इतना तो मेरे को याद भी नहीं रहता मैं कौन सी संस्था से जुड़ा हूँ। मगर 32 संस्थाओं का संचालन मैं बड़े बखूबी और ईमानदारी से कर रहा हूँ, जिसमें मेरे साथ मेरी पूरी टीम मेरा साथ देती है। मेरी टीम के अंदर लगभग 50 आदमी हैं जो एक आवाज पे इकट्ठा होते हैं, और शहर का विकास हो उसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। शहर का विकास हो इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। और मैं कैमरामैन जी चाहूंगा, जो पीछे जो मेरा ये एक बड़ा शोरूम दिख रहा है, यह कोई जो है एक कोई शोरूम नहीं है, कोई सेल की दुकान नहीं है, बल्कि यह समाज के सेवा का वह प्रेरणा स्रोत है जो नरेश जी को जो यहाँ प्राप्त हुआ है, यह स्नेह समाज का। और यह स्नेह जो है बीकानेर और भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी नरेश जी को यह स्नेह मिला है। और आज इस स्नेह के साथ ही हम इस बातचीत को यहाँ पर जो नरेश जी के साथ बातचीत है उसको विराम देना चाहेंगे। मैं कैमरामैन जी से चाहूंगा, हम अंतिम जो है वो बातचीत करेंगे और उसके बाद में आगामी कार्यक्रम के लिए फिर समय लेंगे। लेकिन अंतिम एक सवाल रहेगा, जो आप आश्रम चलाते हो नरेश जी,
उसके बारे में हमारे बीकानेर की जनता और पूरे भारत की जनता को जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। मेरे आश्रम में, सेवाश्रम जो महिला थाने के बिल्कुल पास में पवनपुरी में है, मरुद्रा कॉलोनी में, उसके अंदर 125 बच्चे, विमंदित बच्चों का आश्रय स्थल है वो। और उसके अंदर 22 बच्चियां हैं जो बोल नहीं सकती, खा नहीं सकती, तो और बाकी बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 साल के लगभग एवरेज आती है। तो उसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं हमेशा ही, और उनका जैसे भी सुविधा हो वैसी सुविधा करते हैं। मेरे साथियों के साथ मिलके हम आश्रम को एकदम अच्छे से रन कर रहे हैं। 50 की टीम के साथ एक बड़ी भूमिका है नरेश जी की, और नरेश जी हमेशा समाज के हर तबके से जुड़े हुए हैं, बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आश्रम के जो बच्चे हैं उनके साथ बड़े ही प्रेम के साथ घरेलू माहौल देते हुए आप बीकानेर को एक नए आयाम प्रदान करने जा रहे हैं। आप साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप रंग क्षेत्र से जुड़े हैं, आप सामाजिक सरोकार के पुरोधा के रूप में हमारे बीच है। इसी क्रम में एक सवाल और रहेगा हमारा, चूंकि हम बातचीत कर रहे हैं और हम जिस भूमि पे खड़े हैं, जिस माटी पे है, राजस्थान की वह खुशनुमा माटी, राजस्थानी भाषा के बारे में बात करेंगे। आप सोशल इंजीनियरिंग का काम करते हैं, क्या लगता है आपको राजस्थानी साहित्य और राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए? राजस्थानी भाषा के लिए हम प्रयासरत हैं। मेरे वरिष्ठतम साथी आदरणीय राजेंद्र जी जोशी का सानिध्य मुझे मिलता है और हमेशा रहा है। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने अपने माता पिता के नाम से राजस्थानी भाषा के अंदर 2 पुस्तक के लेखकों को पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। और आगे मैं निवेदन ही करता हूँ, जबकि राजेंद्र जोशी इस संस्था के संयोजक हैं, हमारी संस्था के, इनसे निवेदन ही करता हूँ कि राजस्थानी भाषा के लिए अपने और क्या कर सकते हैं, वो काम अपने को करना है। चूंकि राजस्थान के राज्यपाल महोदय से आपकी बड़ी जानकारी है, तो क्या राज्यपाल महोदय से इस बारे में कभी चर्चा हुई है आपकी? चर्चा हमने लिखा है उनको, अपने संसाधन से उनको मेमोरेंडम दिया है, मगर वो भी प्रयासरत हैं। जैसे जब समय आएगा तो हमारा प्रयास रंग लाएगा प्रयास। लेकिन प्रेरणा स्तोत्र जो होता है वो एक बड़ी भूमिका का जो स्रोत्र होता है वो, उसमें आपने बताया भाई साहब ने कि राजेंद्र जी जो है हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हमारे साथ है, और इनसे भी बातचीत करेंगे। राजेंद्र जी जोशी, राजेंद्र जी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है भाषा के लिए, आपको क्या उसमें प्रसन्नता लग रही है कि कुछ प्रयास हुए हैं, और आगामी क्या प्रयास रहना चाहिए? मैं सबसे पहले जैन हिंदुस्तान न्यूज़ टीवी को बधाई देना चाहता हूं कि एक ज्वलंत मुद्दे पर और एक जरूरी विषय पर आपने बातचीत करने का प्रयास किया। अभी जो डॉक्टर नरेश गोयल जी बता रहे थे, डॉक्टर नरेश गोयल जी पिछले 20 साल से राजस्थानी भाषा मान्यता आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, और ये अपने क्षेत्र में बीकानेर के अतिरिक्त भी गंगानगर, हनुमानगढ़ और इधर जब जाते हैं तो वहाँ के लोगों से राजस्थानी मान्यता की बात करते हैं। हमने इसके लिए ये प्रयास रहा, और फिर मैं आपकी बात पे आऊँगा कि ये हमने प्रयास किया नरेश जी से साथ बैठ करके कि हमें प्रोत्साहन देना चाहिए राजस्थानी लेखकों को। जी, जब तक हम राजस्थानी लेखकों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक लेखन नहीं बढ़ेगा। तो हमने पोखरमल राजधानी गोयल स्मृति में राजस्थानी कथा साहित्य पर पिछले 5 साल से, और हम आगे भी इसको जारी रखेंगे कि पुरस्कार दे रहे हैं। यह तो एक प्रतीकात्मक रूप से है, लेकिन राजस्थानी भाषा संकल्प यात्रा नरेश जी और हम सब लोग मिलकर के एक नया संकल्प हमने लिया है। वो मैं आपके माध्यम से लोगों को बता दूं कि जो जनगणना हो रही है 1926 की, जो जनगणना 27 तक आते आते होगी, हमने पैम्पलेट तैयार कर लिए, होर्डिंग तैयार कर लिए, और हम पूरे राजस्थान में जा रहे हैं। हमने 20,000 पैम्पलेट भी तैयार किए हैं, हम लोगों तक वितरण करेंगे कि वे सबसे पहले जनगणना के दौरान अपनी मातृभाषा राजस्थानी लिखवाएं। जी। दूसरी बात जो आपने कही, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि पाठ्यक्रम में राजस्थानी का होना अनिवार्य है, इस पर सरकार मौन है, और मैं सरकार को ललकार दे रहा हूं कि उसको मौन नहीं रखा जाना चाहिए।
एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मातृभाषा की बात की गई है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा विखंडन की बात कर रही है सरकार कि वो केवल 22 जो भारतीय भाषाएं स्वीकृत है उसी के लिए बात कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका क्या? हम चाह रहे हैं कि राजस्थानी, और कौन कहता है कि राजस्थानी एक नहीं है? राजस्थानी एक है। आपकी जो माँ बोलती है वो राजस्थानी, आपके जो पिता बोलते हैं वो राजस्थानी। राजस्थानी भाषा को लेकर के मेरा एक आलेख भी है कि जो एजुकेशन पॉलिसी त्रिभाषा फॉर्मूला है उसमें हम ये कह रहे हैं कि हिंदी अंग्रेजी के बाद तीसरी भाषा नहीं, हिंदी के साथ राजस्थानी दूसरी भाषा, तीसरी कोई भी भाषा बच्चा ले सकता है। राजस्थानी के साथ जो दोहरा वर्ताव हो रहा है वो स्वीकार्य नहीं है। जो तृतीय भाषा का एक प्रारूप जो है सरकार द्वारा वह प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन राजेंद्र जी ने कहा है तृतीय नहीं बल्कि हम दूसरी भाषा के रूप में मान्यता को चाहते हैं। क्या राजेंद्र जी, यदि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उस पर यदि विचार नहीं होता है तो क्या कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट माना जाएगा राजस्थान की जनता द्वारा? निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ने तो अपना आंदोलन जारी रखा है, लेकिन जो हमारे वकील हैं वे फिर कोर्ट में जाएंगे और अभी तक कोर्ट ने, सरकार ने ऐसी कोई पहल की नहीं है। लगभग कितना इंतजार करेंगे या तैयारी है, पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे? हमारी कई पीढ़ियां चली गई और हम ये संकल्पित हैं कि हम राजस्थानी को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दिला के रहेंगे। मैं एक सवाल और आपके माध्यम से दागना चाहूंगा कि राजस्थान में राजस्थानी ना पढ़ाई जाए, ये एकदम हंसी फवारे वाली बात है। जितने भी विश्वविद्यालय है उसमें राजस्थानी का परमानेंट विभाग होना चाहिए। जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसमें राजस्थानी पढ़ाई जानी चाहिए। बात खत्म है। छोटी सी बात है हमारी कि सब जगह परमानेंट राजस्थानी के विभाग कर दीजिए, पाठ्यक्रम स्वतः ही तैयार हो जाएगा। चूंकि जिस परिवेश से, जिस क्षेत्र से हम आते हैं उस क्षेत्र को मान्यता मिलनी चाहिए, ये बड़ा गंभीर सवाल है। आप और हम इस सवाल के लिए तैयार है, तैयारी पूरी है, राजस्थानी को मान्यता दिलवा के रहेंगे। जय हिंद हिंदुस्तान की तरफ से भी हम इस मुहिम में आप सबके साथ हैं। जय जय राजस्थानी, जय जय राजस्थान, जय राजस्थान, जय राजस्थान।
A grand welcome to Shanti Prime. An innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। Mm-hmm.